प्यारे बच्चों, क्लास 12th इकोनॉमिक्स आर्ट साइंस कॉमर्स का बच्चों का एग्जाम हुआ था। उसी का आंसर की आप लोगों को वीडियो के माध्यम से बता रहा हूं। फर्स्ट पार्ट के वीडियो में हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखा। सेकंड पार्ट के वीडियो में हम लोगों ने अति लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर को देख लिया है। इस वीडियो में हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर को देखेंगे। चैनल पर पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए हम लोग फटाफट आंसर को देख लेते हैं। तो यहाँ पर है 47 नंबर क्वेश्चन, मांग की लोच को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या कीजिए। तो सबसे पहले है इसका प्रतिस्थापक वस्तुओं की उपलब्धता। यदि किसी वस्तु की प्रतियोगी वस्तु आसानी से बाजार में मिल जाती है तो उस वस्तु की कीमत में थोड़ी सी वृद्धि से उपभोक्ता प्रतियोगी वस्तुओं का प्रयोग करने लगते हैं, अर्थात वस्तु की मांग पर कीमत परिवर्तन का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है, अर्थात वस्तु की मांग लोचदार होती है। लोचदार कहने मतलब है कि मूल्य का परिवर्तन का प्रभाव यदि मांग पर पड़ रहा है तो वो लोचदार कहलाएगा, और मूल्य में परिवर्तन का प्रभाव यदि मांग पर नहीं पड़ेगा तो वो बेलोचदार कहलाएगा। जैसे अनिवार्य वस्तु जो है भोजन वस्त्र आवास, ये सब जो है अनिवार्य है, इसका दाम कितना भी रहे आदमी को लेना ही होगा, तो उसका मूल्य का प्रभाव मांग पर नहीं पड़ेगा तो वो बेलोचदार वस्तु कहलाएगा। अब जैसे कार हो गया, क्रीम हो गया, ये सब का यदि हम इसका प्रयोग नहीं भी करेंगे तो हमारे पर कुछ खास प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसीलिए अगर इसका दाम बढ़ जाता है तो आदमी इसको लेना छोड़ देगा, तो ऐसा में वो क्या कहलाएगा, लोचदार कहलाएगा। अब दूसरा पॉइंट है कि वस्तु की प्रकृति। तो अनिवार्य वस्तु की मांग बेलोचदार होती है, इसके विपरीत विलासिता की मांग लोचदार होती है। विलासिता मतलब कार हो गया, पाउडर हो गया, क्रीम हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तीसरा है आदतें तथा फैशन। जब उपभोक्ता एक बार विशेष वस्तु के उपभोग के लिए आदत बना लेते हैं तो वह निश्चित मात्रा तक कीमत परिवर्तन की ओर ध्यान नहीं देते, जिस तरह तंबाकू, शराब आदि। तो इन वस्तुओं की मांग बहुत कम लोचशील होती है। इसी प्रकार जिन वस्तुओं का फैशन प्रचलित हो जाता है वह भी कम लोचशील होता है। उपभोक्ता स्वभाव। यदि उपभोक्ता किसी वस्तु के उपभोग का आदी हो जाता है तो कीमत परिवर्तन का मांग पर प्रभाव बहुत कम होता है, इसलिए वैसी वस्तुओं की मांग बेलोचदार होती है। फिर है वस्तु के प्रयोग की संख्या। यदि वस्तु के प्रयोग की संख्या अधिक होती है तो कीमत परिवर्तन का मांग पर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, अतः वस्तु की मांग अधिक लोचदार होती है। ये क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव में भी आया था। अगला है उत्पादन फलन क्या है। एक उत्पादन फलन कब पैमाने के वर्तमान प्रतिफल को प्रदर्शित करता है, उदाहरण से स्पष्ट करें। तो वाटसन के शब्दों में एक फर्म के भौतिक उत्पादन और उत्पादन के भौतिक कारकों के संबंधों को हम लोग उत्पादन फलन कहते हैं। मतलब जो आपका उत्पादन होगा वो किस पर निर्भर करेगा, साधन पर। साधन का प्रयोग करके ही हम उत्पादन करेंगे। भूमि, श्रम, पूंजी, प्रबंध, ये सब उत्पादन के साधन है और इसके सहयोग से ही हम लोग उत्पादन करते हैं। तो उत्पादन किस पर निर्भर करता है, साधन पर, और इस दोनों के संबंध को ही हम लोग उत्पादन फलन कहते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ उसको देख लीजिएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि एक उत्पादन फलन कब पैमाने के वर्धमान प्रतिफल को प्रदर्शित करता है। तो पैमाने का वर्धमान प्रतिफल बोलिए या वृद्धिमान प्रतिफल बोलिए, एक ही है कि उत्पादन के सभी साधनों को जिस अनुपात में बढ़ाया जाता है, उत्पादन में अगर उससे अधिक अनुपात में वृद्धि हो तो पैमाने का वृद्धिमान प्रतिफल कहा जाता है। अब ये फॉर्मूला है कि y बराबर फंक्शन ऑफ ABC। यहाँ y जो है वो उत्पादन को बता रहा है, f है सो फलन को बता रहा है, ABC जो है साधन को बता रहा है। तो यहाँ पर अगर हम साधन को n गुना बढ़ा रहे हैं तो Na, Nb, Nc कर रहे हैं तो उत्पादन मेरा क्या हो जाएगा, x अल्फा इंटू वाई हो जाएगा। ठीक है, अगर ये अल्फा का मान ग्रेटर देन 1 आता है तो ये पैमाने का वृद्धिमान प्रतिफल को बताता है। यदि अल्फा बराबर 1 रहेगा तो स्थिर प्रतिफल, यदि अल्फा लेस देन 1 रहेगा तो ह्रासमान प्रतिफल को बताएगा। तो यहाँ पर है अगर वस्तु अल्फा ग्रेटर देन 1 हो तो यह पैमाने का वृद्धिमान प्रतिफल प्रदर्शित करेगा। रेखाचित्र में हर अगले सम उत्पाद वक्र आयतों के बीच की दूरी क्रमशः घटती जाती है, जो दर्शाता है कि साधन जिस अनुपात में बढ़ता है उत्पादन उससे अधिक अनुपात में बढ़ता है। तो यह नीचे चित्र दिया गया है इस तरह। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस चित्र में देखिए पहला दूरी क्या है, ज़्यादा है, फिर दूरी क्या हो गया, कम हो गया, फिर और कम हो गया। तो ये पैमाने के बढ़ते प्रतिफल को बताया। ये बताता है ये दूरी कि हम साधन शुरू में ज़्यादा लिए, उत्पादन मेरा 100 यूनिट हुआ। फिर जब हम साधन पहले की तुलना में देखिए कम साधन को बढ़ाएं, ये L हो गया श्रम, ये हो गया पूंजी, कम बढ़ाएं तो मेरा 200 यूनिट बढ़ गया। फिर और कम थोड़ा लिए, पहले की तुलना में और कम L3 तक, तो मेरा 300 गुना बढ़ गया।
तो साधन जिस हिसाब से हम बढ़ा रहे उत्पादन उससे अधिक बढ़ जा रहा है, तो ये पैमाने का वृद्धिमान प्रतिफल को ही बताएगा। और यदि ये दूरी सब बराबर रहता, मान लीजिए ये दूरी बराबर रहता इस तरह, जैसे यहाँ का दूरी और यहाँ का दूरी बराबर रहता, तो ये पैमाने का स्थिर प्रतिफल हो जाता। और दूरी में गैपिंग अगर ज़्यादा रहता, एक दूरी यहाँ है एक यहाँ आ गया, तो ये पैमाने का ह्रासमान प्रतिफल को बताएगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो है BC ये क्या है, कम होगा AB से और AB कम होगा OA से। पैमाने के वृद्धिमान प्रतिफल के क्या क्या कारण है, तो पहला है तकनीकी बचत, श्रम संबंधी बचत, वित्तीय बचत, विपणन मितव्यता, शोध प्रयोग एवं विज्ञापन से लाभ। तकनीकी बचत मतलब होता है कि एक साथ अगर हम तकनीक का प्रयोग करते हैं तो उसमें हमको लागत कम लगता है, उत्पादन ज़्यादा होता है। श्रम संबंधी बचत में भी वही है। वित्तीय बचत मतलब होता है कि बेचने में, कहीं सामान ले जाने में हमको क्या होता है, कम खर्च लगता है, कम लागत लगता है, तो उत्पादन मेरा बढ़ता है। विपणन मितव्यता मतलब होता है, जैसे मान लीजिए हमको एक बोरा अगर हमको कहीं चावल ले जाना है 2 किलोमीटर, तो उसका भाड़ा लेगा मान लीजिए 100 रुपया। अगर हम 1.5 बोरा भी चावल ले जाएंगे तो 100 रुपया ही भाड़ा लेगा। तो इस तरह भी माल इधर उधर करने में हम लोग को बचत होती है, विपणन मितव्यता कहा जाता है उसको। और शोध प्रयोग या विज्ञापन से लाभ से भी उत्पादन में वृद्धि नियम लागू होते हैं। अगला है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की विशेषता की व्याख्या कीजिए। पूर्ण प्रतियोगिता में फर्म के संतुलन की शर्तों को लिखें। तो प्रोफेसर लेफ्टविच के अनुसार पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की वह स्थिति है जिसमें बहुत सी फर्मों का समान वस्तुएं बेचती है तथा इनमें से किसी भी फर्म की यह स्थिति नहीं होती कि वह बाजार कीमत को प्रभावित कर सके। कहने का मतलब है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की वह स्थिति है जिसमें सब एक ही जैसा वस्तु बेचेगा, एक ही दाम पर बेचेगा। फर्म मूल्य को निर्धारित नहीं करता है, मूल्य जो निर्धारित रहता है वो बाजार की मांग और पूर्ति की शक्ति द्वारा निर्धारित होती है और फर्म को वो कीमत को स्वीकार करना पड़ता है। तो ये पूर्ण प्रतियोगिता बाजार होता है। इसकी विशेषता है, तो पहला विशेषता है क्रेताओं तथा विक्रेताओं की अत्यधिक संख्या, मतलब इसमें खरीदने और बेचने वालों की संख्या जो रहेगी वो अधिक रहेगी। बच्चों इसमें जैसे लिखा हुआ आप लिख दीजिएगा, हम अपनी भाषा में इसको समझा देते हैं। दूसरा है समरूप वस्तुएं। समरूप वस्तु मतलब सब एक ही जैसा वस्तु बेचेगा। तीसरा है फर्मों का स्वतंत्र प्रवेश व निकास। फर्म जो है वो उद्योग में आसानी से प्रवेश कर सकते हैं और हानि होगा तो आसानी से निकल भी सकते हैं, इसमें किसी तरह की रुकावट नहीं होती है। जबकि एकाधिकार में क्या होता है कि फर्म उद्योग में आसानी से नहीं प्रवेश कर सकता है, उसको पेटेंट अधिकार लेना पड़ता है, तो उसमें कुछ बाधा रहती है। जबकि इसमें ऐसा कोई नहीं है, इसमें पूरा स्वतंत्र है, प्रवेश भी कर सकता है, तुरंत निकल भी सकता है। फिर बाजार का पूर्ण ज्ञान। उपभोक्ता जो है उसको बाजार की पूरी जानकारी रहती है कि अमुक वस्तु यहाँ पर 5 रुपया मिल रहा है तो रांची में भी 5 मिलेगा, जमशेदपुर में भी 5 ही रुपया में ये मिल रहा है। तो बाजार का इसको पूर्ण ज्ञान रहता है। फिर साधनों की पूर्ण गतिशीलता। इसमें साधन क्या रहता है, एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरित आसानी से हो सकते हैं, इसलिए पूर्ण गतिशीलता रहता है। फिर यातायात लागत का अभाव रहता है। तो इस प्रतियोगिता में यातायात लागत शून्य होती है, जिसके कारण बाजार में एक कीमत प्रचलित होती है। अब संतुलन के शर्त। तो संतुलन का 2 शर्त होता है। पहला है MR बराबर MC। क्या है MR बराबर MC? और दूसरा है कि MC की रेखा MR रेखा को नीचे से ऊपर जाते हुए काटे। ये पहला शर्त जो है उसको हम लोग आवश्यक शर्त कहते हैं और दूसरा जो शर्त है उसको हम लोग पर्याप्त शर्त कहते हैं। आवश्यक मतलब होता है ठंडा के दिन में स्वेटर लेना आवश्यक है, तो पहला शर्त हो गया स्वेटर लेना आवश्यक है। उसके बाद यदि मेरे पास पैसा नहीं है तो हम नहीं ले पाएंगे, तो यहाँ पर्याप्त शर्त लागू नहीं होगा। जब दोनों शर्त एक साथ लागू होगा तभी उत्पादक संतुलन में होगा। तो यही संतुलन के शर्त है। इसको हम लोग चित्र में भी देख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ आप देख रहे हैं MR बराबर MC, पहला शर्त यहाँ पूरा हो रहा है और यहाँ पर पूरा, काहे कि यहाँ पर ये है AR MR का रेखा, ठीक है, ये है MC का रेखा, कहाँ काट रहा है यहाँ, तो यहाँ बराबर हो रहा है और यहाँ भी बराबर हो, तो दोनों पहला शर्त 2 जगह पूरा हो रहा है, ठीक है। लेकिन दूसरा शर्त करता है कि MR रेखा MC रेखा MR को नीचे से ऊपर जाते हुए काटे। तो यहाँ नीचे से ऊपर जाते हुए काट रहा है, इसलिए संतुलन यहाँ होगा, बाजार में मूल्य OP और उत्पादन की मात्रा OM निर्धारित हो जाएगी। इसको हम लोग मैथमेटिकल देख सकते हैं। ये जो लिखा हुआ बच्चों सेम उसी तरह लिख दीजिएगा। पाई बराबर R माइनस C। ये पाई हो गया लाभ, R हो गया आय और C हो गया लागत। मतलब किसी चीज को बनाने में 10 रुपया लगा, तो लागत लगा मेरा 10, बेचे उसको 15 रुपया में। अब तो लाभ कितना होगा, तो 15 माइनस 10 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 5 मेरा लाभ है। तो ये लाभ का फॉर्मूला है बच्चों।
अब इसी में हम लोग क्या करेंगे, इसका अवकलन कर देंगे, डेरिवेटिव निकाल देंगे x के रिस्पेक्ट में। तो ये पाई का हो जाएगा डी पाई बटा डी एक्स, आर का हो जाएगा डी आर बटा डी एक्स, सी का हो जाएगा डी सी बटा डी एक्स। अब लाभ अधिकतम करने के लिए ये जो फर्स्ट डेरिवेटिव है इसको हम लोग जीरो मान लेंगे, तो इतना बराबर क्या हो जाएगा, जीरो। तो इसको हम लोग लिखेंगे डी आर बटा डी एक्स माइनस डी सी बटा डी एक्स इक्वल टू जीरो। अब ये डी सी बटा डी एक्स जो माइनस में, उसको उठा के बराबर के इधर ले आएंगे, तो बराबर के इधर लाने से क्या होगा, ये माइनस में जो है यहाँ इधर आने से ये प्लस में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा डी आर बटा डी एक्स बराबर डी सी बटा डी एक्स। अब यहाँ पर फॉर्मूला है कि टोटल का जो डेरिवेटिव होता है वो सीमांत होता है, एम आर होता है। आप लोग ने एम आर का फॉर्मूला ये वाला देखा होगा, डेल्टा टी आर बटा डेल्टा एक्स। तो यही फॉर्मूला लागू हो रहा है, मतलब टोटल का अगर हम लोग डेरिवेटिव निकाल देंगे तो वो मेरा मार्जिनल हो जाएगा। तो एम आर का डेरिवेटिव क्या होगा, आर का डेरिवेटिव एम आर हो जाएगा और कॉस्ट का डेरिवेटिव एम सी होगा। तो पहला शर्त पूरा हो गया, एम आर बराबर एम सी आ गया। अब जो आप फर्स्ट डेरिवेटिव यहाँ पर निकाले थे, ये वाला जो फर्स्ट डेरिवेटिव निकाले थे इसी का हम लोग सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे। तो सेकेंड डेरिवेटिव किस तरह लिखाएगा, जैसे डी पाई बटा डी एक्स है तो ये लिखा जाएगा डी स्क्वायर पाई बटा डी एक्स स्क्वायर, ये सेकेंड डेरिवेटिव हो जाएगा। तो इसी तरह तीनों का सेकेंड डेरिवेटिव निकाल देंगे। तो यहाँ मैंने निकाल दिया है, आप देख सकते हैं। तो इस तरह निकाल देंगे। अब इसको है जो फर्स्ट में हम लोग इसको क्या मान लिए थे, जीरो मान लिए थे। अब सेकेंड में लाभ अधिकतम करने पर इसको लेस देन जीरो मानेंगे, ठीक है। तो यहाँ होगा इतना लेस देन जीरो। अब इसको उठा के इधर ले आएंगे तो इस तरह हो जाएगा। अब यहाँ पर है कि 5 छोटा है 10 से, ये चीज़ को बता रहा है। तो हम लोग इसको इस तरह लिख सकते हैं 10 बड़ा है 5 से। तो बस इसको पलट दिए है और ये लेस देन हो गया सो ग्रेटर देन हो गया और ये इधर आ गया। तो इस तरह हो गया। अब यहाँ पर है क्या कि यहाँ पर तो आपका दो गो डेरिवेटिव है, तो एक डेरिवेटिव को हम लोग बाहर निकाल देंगे। तो d बटा डी एक्स बाहर निकल गया, तो अंदर बच गया केवल डी सी बटा डी एक्स। यहाँ पर से भी बाहर निकाल देंगे तो d बटा डी एक्स और अंदर बच जाएगा डी आर बटा डी एक्स। अब ये जो आपका d बटा डी एक्स है ये स्लोप को बताता है, स्लोप ऑफ मतलब ढाल, और डी सी बटा डी एक्स का हो जाएगा एम सी, ये भी हो जाएगा स्लोप ऑफ, इसका हो जाएगा एम आर। स्लोप ऑफ एम सी ग्रेटर देन स्लोप ऑफ एम आर, कहने मतलब है कि एम सी का ढाल जो होगा एम आर की ढाल से अधिक होगा। तो कब ढाल अधिक होगा, तो यहाँ आप चित्र में देख सकते हैं कि जब एम सी रेखा नीचे से ऊपर काटते हुए जाएगी तो एम सी का जो ढाल होगा वो एम आर के ढाल से क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। इतना देख रहे हैं आप, अधिक हो जा रहा है। तो ये चीज़ साबित हो गया कि नीचे से काटे। तो यही फॉर्मूला है बच्चों, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, जीडीपी देश के कल्याण का सही माप नहीं हो सकता है, क्या आप इस कथन से सहमत है? उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। तो जीडीपी देश के कल्याण का सही माप नहीं हो सकता है, इस कथन से मैं सहमत हूँ। इसके कई कारण हैं। पहला कारण है जीडीपी केवल आर्थिक उत्पादन को मापता है। जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद कह सकते हैं, ठीक है। तो जीडीपी देश में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को मापता है, लेकिन यह देश के नागरिकों के कल्याण को मापने का एक संकीर्ण तरीका है। यह गैर आर्थिक कारकों जैसे कि स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण और सामाजिक संबंधों को ध्यान में नहीं रखता है, जो सभी मानव कल्याण के लिए महत्वपूर्ण है। कहने मतलब है जीडीपी में हम लोग गैर आर्थिक क्रियाओं को सम्मिलित नहीं करते हैं। दूसरा पॉइंट है जीडीपी आय वितरण को ध्यान में नहीं रखता है। तो जीडीपी देश की औसत आय को मापता है, लेकिन यह आय के वितरण को ध्यान में नहीं रखता है। एक देश में उच्च जीडीपी हो सकता है, लेकिन यदि आय का वितरण असमान है तो अधिकांश नागरिकों का जीवन स्तर निम्न हो जाता है। कहने मतलब है आय का वितरण असमान होने मतलब अमीर के पास ही ज़्यादा पैसा रहेगा, गरीब पास पैसा ही नहीं रहेगा, तो गरीब का जीवन स्तर क्या हो जाएगा, निम्न हो जाएगा। तीसरा है जीडीपी पर्यावरणीय लागतों को ध्यान में नहीं रखता। तो जीडीपी आर्थिक उत्पादन को मापता है, लेकिन यह उत्पादन की पर्यावरणीय लागतों को ध्यान में नहीं रखता। उदाहरण के लिए एक देश में उच्च जीडीपी हो सकता है, लेकिन यदि वह प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों के क्षरण की कीमत पर हासिल किया गया है तो यह देश के दीर्घकालीन कल्याण के लिए हानिकारक हो सकता है। मतलब पर्यावरण का दोहन करके यदि हम विकास कर रहे हैं तो आने वाले समय में उस देश के लिए वो हानिकारक हो सकता है। ये जीडीपी ध्यान में नहीं रखता है मापते समय।
अगला है जीडीपी गैर बाजार गतिविधियों को ध्यान में नहीं रखता है। जीडीपी केवल बाजार में किए गए लेन देन को मापता है या गैर बाजार गतिविधियों जैसे कि घरेलू काम, स्वयं सेवा और अवैतनिक देखभाल को ध्यान में नहीं रखता है, जो सभी मानव कल्याण के लिए महत्वपूर्ण है। पांचवा है जीडीपी जीवन की गुणवत्ता को ध्यान में नहीं रखता है। तो जीडीपी जीवन की गुणवत्ता को मापने का एक अच्छा तरीका नहीं है। यह कारकों जैसे कि जीवन प्रत्याशा, शिशु मृत्यु दर, साक्षरता दर और अपराध दर को ध्यान में नहीं रखता है, जो सभी मानव कल्याण के लिए महत्वपूर्ण है। फिर इन कारणों से जीडीपी देश के कल्याण का सही माप नहीं हो सकता। यह एक उपयोगी संकेतक है, लेकिन इसका उपयोग अन्य संकेतों के साथ मिलकर किया जाना चाहिए ताकि देश के नागरिकों के कल्याण का अधिक व्यापक दृष्टिकोण प्राप्त किया जा सके। 51 है व्यावसायिक बैंक साख का सृजन किस प्रकार करते हैं, व्याख्या कीजिए। तो वर्तमान समय में व्यापारिक बैंक मुद्रा का केवल लेन देन ही नहीं बल्कि साख का निर्माण भी करता है। नोट छापना अलग बात है बच्चों, नोट कौन छापता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, लेकिन साख का जो निर्माण है, बाजार में पैसा का फैलाव जो करता है वो व्यावसायिक बैंक करता है। तो वही होता है साख का सृजन कैसे करता है। तो प्रोफेसर हाम के अनुसार बैंकों की जमाएं दो प्रकार की होती है, प्राथमिक जमाएं और व्युत्पन्न जमाएं। प्राथमिक जमाएं वे जमाएं होती है जो जमाकर्ताओं द्वारा बैंक वास्तविक मुद्रा के रूप में जमा की जाती है। जब बैंक किसी व्यक्ति को ऋण देता है तब वह बैंक अपने बैंक में उसके खातों में ऋण राशि को डाल देता है, तब उस खाते से बैंक द्वारा लिखी गई धनराशि व्युत्पन्न जमा कहलाती है। व्युत्पन्न जमा साख जमा का परिणाम होता है, क्योंकि बैंक अपनी नगद कोष के आधार पर ही साख प्रदान करता है, इसलिए इन उत्पन्न जमाओं को साख जमा कहते हैं। मतलब जो पैसा हम जमा कर रहे हैं और यदि हम उससे लोन ले रहे हैं बैंक से, तो वो कहेगा पहले आप खाता अगर नहीं है तो खाता खुलवाइए, वो खाता में पैसा डालेगा, उसके बाद बोलेगा कि आप एक चेक काटिए, तो वो जो चेक कटता है वही साख सृजन हो जाता है। तो बैंक जितना अधिक ऋण देता है उतना ही अधिक साख जमाएं उत्पन्न होती है। इस प्रकार ऋण जमाओं को उत्पन्न करते हैं और जमा ऋणों को जन्म देते हैं। उदाहरण के लिए यदि कोई ग्राहक अपने बैंक ए में 10,000 रुपये जमा करता है तो यह बैंक ए का प्राथमिक जमा राशि है। ठीक है। दूसरा है बैंक अपने अनुभव से यह जानता है कि ग्राहक किसी समय पर अपनी जमाओं का एक अंश की ही मांग करते हैं, इसलिए वह अपना ग्राहकों के खातों में 10,000 रुपये नकदी नहीं बनाए रखता है। इस मान्यता पर कि नगद कोष अनुपात 20% है, बैंक के अपने पास 2,000 रुपये नगद कोष के रूप में रखेगा और बाकी 8,000 रुपये उधार दे देगा। कहने मतलब है कि बैंक कैसे मुनाफा कमाता है, तो आपका पैसा ही वो दूसरा को लोन में देता है, ऋण में देता है। तो वो जानता है कि कोई भी ग्राहक एक साथ पूरा पैसा नहीं निकालेगा, तो वो आरबीआई के अनुसार 20% मान लिया CRR 20% है, तो वो 20% का ही अपना पैसा रखेगा कुल जमा का, बाकी वो ऋण में दे देता है। चौथा पॉइंट है अब बैंक यह रुपया दिनेश को नगद के रूप में न देकर उसके खातों में जमा कर देता है। इस प्रकार बैंक ए में 8,000 रुपये की व्युत्पन्न जमा उत्पन्न हो जाती है। अब दिनेश यदि किसी भुगतान के लिए चेक द्वारा यह रुपया सुरेश को देता है, सुरेश इसे अपने बैंक बी में जमा करा देता है। अतः बैंक बी में 8,000 रुपये प्राथमिक जमा में से उसका 20% 1,600 रुपये अपने पास नगद रूप में रखकर शेष 6,400 रुपये किसी अन्य व्यक्ति श्याम को उधार देगा, अर्थात श्याम के नाम उसके खाते में जमा कर देगा। यह प्रक्रिया विभिन्न बैंकों में उस समय तक चलती रहेगी जब तक कि संपूर्ण पहली नगद प्राथमिक जमा राशि मतलब 10,000 रुपये में 5 गुनी वृद्धि मतलब 20% CRR के आधार पर नहीं हो जाती है। तो यहाँ आप टेबल के माध्यम से देख सकते हैं, ये उत्पन्न जमा का है, बैंक है ABCD, प्राथमिक जमा 10,000, 8,000, 6,400, 5,120, यहाँ हो गया 50,000। बैंकों द्वारा रखी गई नगद राशि, ये अपने पास जो ग्राहकों को देने के लिए पैसा जो रखते जाता है, 10,000 का 2,000 रख रहेगा, 8,000 का 1,600 रखे, ये अपने पास रखता है और ये बाकी सब ऋण दे देता है। तो देखिए 10,000 में से इतना 40,000 ऋण दे देगा, 10,000 अपने पास रखेगा, तो उसका 50,000, 10,000 का वो 50,000 क्या करेगा, साख निर्माण कर लेगा। अगला है अर्थव्यवस्था के संतुलन पर निम्नलिखित परिवर्तनों का क्या प्रभाव पड़ेगा, रेखाचित्र से स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ है उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति में कमी। उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति मतलब MPC, और MPC का फॉर्मूला होता है डेल्टा C बटा डेल्टा Y। कहने मतलब आय का वह भाग जो उपभोग
पर खर्च किया जाता है। तो यदि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कम हो जाएगी, उपभोग आदमी नहीं करेगा, उपभोग पर खर्च नहीं करेगा, तो बाजार में पैसा क्या होगा, पहुंचेगा नहीं, जिससे सभी का आय रोजगार ये क्या होगा, बाजार से घटने लगेगा। तो यही है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति में कमी होने से आय, उत्पादन, रोजगार क्या हो जाता है, कम हो जाता है। यदि हम किसी का सामान खरीदेंगे ही नहीं तो उसका सामान बिकेगा नहीं, तो उसके वो सामान को बनाने वाला को घाटा होगा, तो उसके यहाँ जो भी आदमी काम उम कर रहा है उसको तो वो नौकरी से निकाल देगा जब उसको घाटा होगा, या दुकान बंद कर देगा। तो ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है अर्थव्यवस्था में। तो यहाँ हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट इसको समझते हैं। तो उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति एमपीसी में कमी का अर्थ है कि लोग अपनी आय का एक छोटा हिस्सा उपभोग पर खर्च करते हैं और अधिक बचत करते हैं। एमपीसी में कमी के कारण समग्र मांग में कमी आ जाती है, जिससे अर्थव्यवस्था का संतुलन स्तर कम हो जाता है, जैसा कि हम लोग चित्र में देख सकते हैं। यहाँ है, ये है आपका समग्र मांग का रेखा और ये है समग्र पूर्ति का रेखा। संतुलन ई बिंदु पर हो रहा है, आय और उत्पादन, रोजगार कितना, ओएम हो रहा है। अब समग्र मांग में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कम होने के कारण समग्र मांग जो है वो नीचे की ओर सरक जाएगी, तो AD1 हो जाएगा आपका। अब संतुलन बन रहा है यहाँ, तो देख रहे पहले आय, उत्पादन, रोजगार ओएम था, अब OM1 हो जाता है, मतलब घट जाता है पहले की तुलना में। तो इस चित्र को आपको बनाना है, क्योंकि चित्र द्वारा व्याख्या करना है। फिर है, यहाँ पर लिखा गया है कि उपरोक्त रेखा चित्र में AD वक्र समग्र मांग को दर्शाता है और AS वक्र समग्र आपूर्ति को दर्शाता है। इसको जैसे लिखा हुआ लिख दीजिए बच्चों, मैंने समझा दिया है। बी है स्वायत्त उपभोग में वृद्धि। स्वायत्त उपभोग मतलब होता है सरकार जो खर्च करता है, या सरकार जो खर्च करना अनिवार्य है, वो स्वायत्त उपभोग कहलाता है। तो स्वायत्त उपभोग करने से क्या होता है, आय बढ़ता है, अर्थव्यवस्था में आय और रोजगार, उत्पादन, ये सब में वृद्धि होगा। तो यहाँ जैसे लिखा उसको आप लिख सकते हैं। इसका चित्र कुछ इस तरह होगा, जैसे पहले देखिए संतुलन कहाँ हो रहा है, ये समग्र मांग है, संतुलन यहाँ हो रहा है, आय और उत्पादन, रोजगार यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। अब समग्र मांग में वृद्धि हो जाती है, तो AD2 बन जाएगा। अब संतुलन होगा यहाँ, तो आय और उत्पादन OI से बढ़कर OY2 हो जाता है। तो इस तरह आप लोग इसको बना सकते हैं। इसका डिटेल यहाँ लिखा हुआ है, इस तरह लिख देना है। वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है तो बच्चों, और ये समाप्त हो गया है। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। यदि आपका एग्जाम खराब गया है तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप लोगों ने सब्जेक्टिव क्वेश्चन को टच किया है, कुछ भी लिखा है, तो आप लोग पास कर जाइएगा, इसलिए इसमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अगले पेपर की अच्छे से जोरदार तैयारी करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।